हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर एटम के नए टॉपिक के ऊपर। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम भी बोला जाता है इसको, या फिर बोलते हैं गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। तो कई नाम से इसको पुकारा जाता है इस टॉपिक को। तो आज इसको डिटेल के अंदर करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट क्या था, उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, और फाइनली कंक्लूजन क्या दिया था रदरफोर्ड ने, और न्यूक्लियस की इन्वेंशन हुई आज के इस लेक्चर के अंदर। तो आगे लास्ट में देखेंगे इसकी लिमिटेशन भी क्या रही रदरफोर्ड मॉडल की, और एक छोटी छोटी डेफिनेशंस बीच में आएंगी, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है और इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। तो एंड तक बने रहिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल के ऊपर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। कोई भी पोर्शन अगर आपको वीडियो का किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेटे प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम आज रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने बात करी थी थॉमसन मॉडल के बारे में, और मैंने आपको बताया था एक जनरल इंट्रोडक्शन दी थी कि थॉमसन जो थे वो रदरफोर्ड के ही टीचर थे, ठीक है। अब थॉमसन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। तो फिर बाद में रदरफोर्ड ने 1906 के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट उसी चीज़ थॉमसन, देखो अपने गुरु के जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने किया था, उन्हीं के ऊपर अपनी रिसर्च उन्होंने शुरू करी, और 1906 के अंदर उन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी रिसर्च। और 1911 के अंदर उनके दो स्टूडेंट, रदरफोर्ड के आगे दो स्टूडेंट थे, गीगर और मार्सडन। उन्होंने, रदरफोर्ड ने उनको बोला, उनको सजेस्ट किया कि इस वे के अंदर आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है, और आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि ऑलरेडी रदरफोर्ड कर चुके थे और शायद कुछ कमियां रही होंगी। तो उन्होंने गीगर और मार्सडन जो अपने दो स्टूडेंट थे उनको बोला कि इसको करने के लिए, तो उन्होंने जो ऑपरेटर्स लिया, जो सिस्टम ली, ठीक है, उसका मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ यहाँ पर। तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ठीक है, बिस्मथ, और भी ले सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसका डिके होता हो और डिके होने के बाद उसमें से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हो, ठीक है। जैसे उसके बिस्मथ का रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके होता है तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं डबली चार्ज ऑफ हीलियम आयन, डबली चार्ज ऑफ हीलियम आयन। अगर मैं हीलियम, देखो हीलियम के पास क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसके मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डबल चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके पास जो रह गया, हीलियम के पास जो चीज़ रह गया, जब आप हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो जो चीज़ रह जाती है, हीलियम आयन जो बन जाता है, इस हीलियम आयन को ही अल्फा पार्टिकल बोला जाता है, ठीक है। और इसका मास कितना होता है, 4 AMU, ठीक है, डबली चार्ज ऑफ हीलियम आयन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जिसमें से निकलते हो। अच्छा, इस सिस्टम को एक पूरे एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा गया। वैक्यूम चैम्बर के अंदर इसलिए रखा गया ताकि जब अल्फा पार्टिकल निकलें तो वो कहीं एयर के मॉलिक्यूल की वजह से उनकी स्कैटरिंग ना हो, ठीक है, तो इसलिए इसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा गया। और ये जो एक ब्लॉक लिया गया, लेड ब्लॉक लिया गया, अल्फा पार्टिकल्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जैसे ही लेड से इसका एमिशन होता है तो आगे एक कोलीमेटर लगाया जाता है। कोलीमेटर क्या होते हैं, कोलीमेटर ये भी लेड के ही बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को चाहिए एक अल्फा पार्टिकल की बीम चाहिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की बीम के लिए देखो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो वो चारों तरफ से क्या होंगे, स्प्रेड होंगे। अपने को एक मूविंग पार्टिकल चाहिए था, मूविंग पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलता हुआ, तो इसके लिए अपने क्या किया, कोलीमेटर का यूज़ किया, जो क्या करेगा कि इधर से बाहर से निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर लेगा, अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा, और जो सीधे जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको डायरेक्ट जाने देगा। तो एक बीम बन जाएगी अपने पास अल्फा पार्टिकल्स की, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो सामने जो ये स्क्रीन रखी हुई है, ये गोल्ड फॉयल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, गोल्ड फॉयल। अब गोल्ड फॉयल, गोल्ड ही क्यों लेते हैं, तो आपने सुना होगा गोल्ड के बारे में भी, गोल्ड इज ए हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ये थिन इसकी शीट्स आप बना सकते हो गोल्ड की। सबसे
जो बेस्ट डक्टाइल मेटल है या आप बोलते हैं मेलिएबल मेटल है, ठीक है, वो है गोल्ड। गोल्ड के बाद सिल्वर का भी जिक्र होता है, ठीक है। तो उन्होंने गोल्ड की इतनी पतली, इतनी मेलिएबल कर दिया उसको, शीट को, ठीक है, कि उसके अंदर एक सिंगल लेयर रहेगी। एटम्स की क्या है, एक सिंगल लेयर रहेगी। देखो एक, अगर मैं इसको गोल्ड फॉयल बोलूँ तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसे लेयर्स होंगी। इसको इतना मेलिएबल करते गए कि इसके अंदर ओनली क्या रहेगी, एक सिंगल शीट ऑफ गोल्ड फॉयल रहेगी, ठीक है। तो ये सिंगल शीट ऑफ गोल्ड फॉयल ली हुई है, जिसके अंदर से अपन क्या करवाना है, अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाना है। और जिस एंगल से वो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर स्कैटर हो रहे हैं और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने एक स्क्रीन लगाएगी। स्क्रीन किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनी हुई थी, ठीक है। और इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर एक माइक्रोस्कोप लगाया गया, मूवेबल माइक्रोस्कोप, जो डिटेक्ट करता था अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। उनकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, जो उन्होंने चीज़ ली यहाँ पर। और अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं कितनी स्पीड के साथ निकलते हैं, तो वो बोलते हैं 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्पीड के साथ वो निकलते हैं, ठीक है। और इस थिन शीट की जो विड्थ होती है, विड्थ मतलब अगर कहें विड्थ ऑफ थिन शीट जो उन्होंने ली, ठीक है, कितनी थी, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये उसकी क्या थी, विड्थ थी, क्लियर है। तो इतनी कम विड्थ थी। और अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से निकलते हैं तो क्या होता है कि जैसे वो इसमें से पास करते हैं तो आगे जैसे स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो एक बड़ी माइन्यूट सी, एक बड़ी छोटी सी फ्लैशिंग होती है वहाँ पर। उसको, उस फ्लैशिंग को आप नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, इसलिए मूवेबल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, जो इस स्क्रीन के ऊपर क्या करता है, मूव करता रहता है वो। और पता चल जाता है जिस स्क्रीन के जिस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल क्या होगा, स्कैटर्ड होगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और उस स्ट्राइक किए हुए अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए, ये डिटेक्टर भी बोला जाता है इसको, मूवेबल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थी एक जनरल इंट्रोडक्शन गीगर मास्टर एक्सपेरिमेंट का। जो उन्होंने ऑपरेटस लिया था वो क्या था, फिर से बता देता हूँ। एक लेड ब्लॉक लिया, लेड ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा बिस्मथ, जिसका जैसे डिके हुआ तो क्या हुआ, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकले चारों तरफ। अब चारों तरफ नहीं चाहिए थे अपने को, सिंगल एक बीम चाहिए थी अल्फा पार्टिकल्स की। तो बीम के लिए अपने रोकने के लिए कोलीमेटर का यूज़ किया, आगे लगा दिए गोल्ड फॉयल, ठीक है। गोल्ड फॉयल जो क्या है, हाईली मेलिएबल मेटल्स होती है, इसलिए गोल्ड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गोल्ड का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल होती है मेटल, ठीक है। अच्छा, जैसे उसमें से पास करते हैं तो एक एंगल के साथ अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं। इसको डिटेल में आगे करेंगे अपन, ठीक है। तो जिस एंगल के साथ स्कैटर करते हैं तो ये स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल हो गए, और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और आगे लगी हुई है एक स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की बनी हुई एक स्क्रीन है। जैसे अल्फा पार्टिकल इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर फॉल करेंगे तो वो फ्लैशिंग करेंगे वहाँ पर, ठीक है। और उस फ्लैशिंग को डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है, जिसको अपन मूवेबल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और इस पूरे सिस्टम को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा गया, किस लिए, ताकि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्कैटर्ड हो, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्राइक किया जाए तो स्कैटरिंग सिर्फ गोल्ड फॉयल के एटम से ही हो, एयर के मॉलिक्यूल की वजह से ना हो। तो इसलिए सारे के सारे ऑपरेटर्स को क्या कहाँ रखा जाता है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दी है। आप अपने जब नोट्स प्रिपेयर करो तो इन सारी बातों को आपने नोट करना है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके गीगर मास्टन की ऑब्जर्वेशन क्या थी, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, ठीक है, उसके ऊपर आप बात करते हैं। तो राइट कर लीजिए एक बार। तो जब गीगर मास्टन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। तो जब उन्होंने गोल्ड फॉयल के ऊपर, गोल्ड के एक एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई तो क्या देखा उन्होंने, क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी वहाँ पर। उन्होंने क्या देखा कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो या तो क्या चल रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, या फिर वो किसी स्मॉल, वेरी स्मॉल एंगल के साथ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल भी थे जो क्या कर रहे थे, 90 और मोर देन 90 के एंगल से भी क्या हो रहे थे, स्कैटर हो रहे थे। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो क्या कर रहे थे, 180 के एंगल पे गए और 180 के एंगल पर ही वापस आए। तो मेनली यहाँ पर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करी क्या थी कि देखो, अल्फा पार्टिकल गया,
सीधे निकल गया, या फिर गया तो वेरी स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुआ। एक चीज़ तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करी। कुछ अल्फा पार्टिकल उन्होंने ऐसे ऑब्जर्व किए स्क्रीन के ऊपर माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे 90 के एंगल से, या फिर 90 से एंगल से क्या थे, ज़्यादा थे। और कुछ अल्फा पार्टिकल उन्होंने ऐसे देखे जो गए और वापस 180 के एंगल पर ही वापस आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये 3 उनकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इन्हीं 3 ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ठीक है, उन्होंने अपना एक डाटा तैयार किया और डाटा के अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो मैंने एक स्कैटरिंग एंगल के बीच में, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, एन क्या होता है, नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल के ऊपर अपने यहाँ पर उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया। तो ये एक्सपेरिमेंट डॉट से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है उनका। ठीक है, और जो बाकी लाइन है वो एक थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी कि ऐसे बनेगी कर्व। ठीक है, इस डाटा के बेस पे उन्होंने लिखा था कि ये जो एंगल है, कुछ एंगल बन रहे हैं, एंगल लिया और उनके कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, तो उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लॉट होता है बेटे ये। ठीक है, जो आपको जब आप इसके बारे में लिखोगे तो आपको ये ग्राफ भी जरूर बनाना है अपने नोट्स के अंदर। क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है, तो इन्हीं बातों को मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफर ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शन। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कि कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे 1 in 8000 पार्टिकल ऐसा भी एक मिलेगा जो क्या करेगा 90 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट होगा या फिर मोर देन 90 से होगा। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी मिलेंगे जो रिबाउंड करेंगे फ्रॉम द गोल्ड फॉइल से, वापस आएंगे 180 के एंगल के ऊपर ही। तो ये सारी बातें जब गीगर और मास्टर ने ऑब्जर्व करी तो रदरफोर्ड ने फिर इसके बारे में क्या कहा। ठीक है, आप लोगों ने ये सारी बातें तो ऑब्जर्व कर ली हैं और बिल्कुल सही हैं। इसी के बेस के ऊपर उन्होंने बातें कही रदरफोर्ड ने। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस। राइट कर लिया आपने, इरेज कर दूं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या क्या बातें उन्होंने रदरफोर्ड ने मॉडल ने के अंदर रदरफोर्ड ने कही, सिग्निफिकेंस उसके क्या थे। ठीक है, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है, मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी है, खाली है एटम। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इन द एटम। ठीक है, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, अगर सीधे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि खाली है सारा एटम, बहुत सारी जगह उसकी खाली है। सेकंड उन्होंने क्या देखा कि जो स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी तो क्या है, डबली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर और एक पॉजिटिव चार्ज है। एटम के अंदर क्या एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको उसने नाम दिया बाद में न्यूक्लियस का, कि एक ऐसा भी उसके सेंटर पे ऐसे एक पार्टिकल कंसंट्रेटेड है, एक ऐसी चीज है एटम के सेंटर के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल अंदर गए तो पॉजिटिव ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया, और जिसकी वजह से उनकी क्या हुई, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, द पार्टिकल विच आर स्कैटर्ड due to a positive charge at the center of atom called न्यूक्लियस, जिसको उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस के। इससे पहले न्यूक्लियस की इन्वेंशन नहीं हुई थी, न्यूक्लियस के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो सेंटर के अंदर जो पार्टिकल है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रही है वो कौन है, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, और थर्ड उन्होंने क्या बताया कि जो पार्टिकल 180 के एंगल से आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ये जो अंदर हेड, ये काफ़ी डेंसर मैसिव जो पार्टिकल है, ये डेंसर पार्टिकल है। ठीक है, कि जैसे अल्फा पार्टिकल जाता है उसको वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और वापस आ रहा है वापस, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल से भी ज़्यादा ये क्या डेंसर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, द न्यूक्लियस इज मोर डेंसर देन
denser than the alpha particle। अब ये डेंसर क्यों है? क्योंकि पूरे उन्होंने क्या बोला कि पूरे एटम का जो एंटायर मास है वो इस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, इस वजह से ये क्या है, डेंसर है। ठीक है, द एंटायर मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड, द एंटायर मास ऑफ एटम concentrated at the nucleus। क्लियर है? तो ये बातें उन्होंने बोली जो ऑब्जर्व करी रदरफोर्ड ने, जो इनके बारे में बताया कि क्यों अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, क्योंकि उसके सेंटर के अंदर क्या एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का। ठीक है, कि उसके ऊपर पॉजिटिव है, जैसे अल्फा पार्टिकल आए तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी क्या था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। ठीक है, तो उनकी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। और जिस एंगल के साथ स्कैटरिंग होती है भाई मेरे, जिस एंगल के साथ स्कैटरिंग हुई उस एंगल को बोला गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, वापस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डेंसर है। ज़्यादा डेंसर क्यों है, तो उन्होंने बोला कि पूरे एटम का जो मास है वो इस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या हुआ है, कंसंट्रेटेड हुआ है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने एक छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ पर बताई, कुछ टर्म्स के बारे में बताया। ठीक है, वो टर्म्स क्या थी, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो जिसको बोला जाता है क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था। ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोल देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, जैसे देखो अल्फा पार्टिकल इस वे के अंदर गया, यहाँ पहुँचा और यहीं से वापस हो लिया, वो आगे न्यूक्लियस के पास नहीं पहुँचा, तो जिस डिस्टेंस पे जाके वो क्या हो गया, वापस आना शुरू हो गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से वो क्या हो गया, वापस आ गया। तो इस पॉइंट से और न्यूक्लियस के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है क्लोजेस्ट अप्रोच। वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पॉइंट पे जाके जो अल्फा पार्टिकल, देखो ये न्यूक्लियस है सामने, अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, यहाँ गया, आगे से रिपल्शन थी, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, आगे से पॉजिटिव रिपेल किया, यहाँ पहुँचा और यहीं से वापस आ गया। तो ये जो बीच में जो डिस्टेंस बना ना न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के, उस पॉइंट में जहाँ जाके वो रुक गया था, इस मिनिमम डिस्टेंस को बोला जाता है क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, जिसको आर नोट के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड the point where the kinetic energy of alpha particle totally convert into electrostatic potential energy, electrostatic पोटेंशियल एनर्जी। जिस पॉइंट पे देखो अल्फा पार्टिकल जब मूव कर रहा है, कितनी एनर्जी के साथ, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ मूव कर रहा है वो। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी जैसे देखो इस तरफ से जा रहा था, आगे से रिपल्शन हो रही थी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इस पॉइंट पे जाके जैसे वो रुकेगा, जैसे स्पीड उसकी कम होती जा रही जाती है, कम हो रही, और इस पॉइंट पे जाके वो रुक गया, तो इसमें मतलब उसकी कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और उसी पोटेंशियल एनर्जी से फिर वो वापस जब आया तो पोटेंशियल एनर्जी वापस कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब क्या था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं के से रिप्रेजेंट करूं
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, के Q1 Q2 बाय आर, के Q1 Q2 बाय आर। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो K इज इक्वल टू के, ठीक है, एनर्जी को चलो E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, E इज इक्वल टू के Q1 क्या है, डब्ल्यू चार्ज ऑफ हीलियम 2E, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है बेटे 2 ऑफ डब्ल्यू चार्ज ऑफ 2E, ठीक है, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है ZE, ठीक है, अपॉन आर क्या वो डिस्टेंस है जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं R0 के साथ, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, E इज इक्वल टू के, ठीक है, राइट कर लीजिए, मैं इधर राइट इरेज करने लगा हूँ इसको फिर, ठीक है, कर लिया राइट। अच्छा देखिए क्या था, E इज इक्वल टू के टू, हाँ जी, ZE स्क्वेयर बाय R0, क्लियर है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपने को क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू निकालनी है तो R0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू के ZE स्क्वेयर बाय E, क्लियर है। एक तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। अगर मैं E की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर, क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, हाफ mv स्क्वेयर, यही होता है, क्या होता है हाफ mv स्क्वेयर, क्लियर है। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4k ZE स्क्वेयर बाय mv स्क्वेयर, तो एक तो R0 निकालने का ये फॉर्मूला भी बन गया अपने पास, क्लियर है। और अगर मैं k की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर, k की वैल्यू पुट कर दूं, k की वैल्यू कितनी होती है, k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो k की वैल्यू पुट कर दें अपन तो R0 इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू पुट कर दी अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वेयर बाय mv स्क्वेयर, तो 4 से 4 क्या हो जाता है कैंसिल आउट, तो अपने पास R0 निकालने का एक और फॉर्मूला बन जाता है क्या, ZE स्क्वेयर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वेयर, क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला और ड्राइव हो जाता है, ठीक है। तो मोस्टली आप किसी भी फॉर्मूला से R0 की वैल्यू, क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो यहीं से अगर आप वैल्यू निकाल दें तो k की वैल्यू अपने को पता होती है R0 2 इंटू k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। Z यहाँ पर क्या होता है एटॉमिक नंबर, जो गोल्ड का कितना होता है 73 होता है, ठीक है। E इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सॉरी 79 होता है ये 79, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उसका स्क्वायर, और अपॉन में क्या E एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी होती है वो भी मैंने बताया आपको 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻13, ठीक है, क्लियर है। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी जो R0 की वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻14 के अंदर, आगे कुछ आएगा यहाँ पर, और 10⁻14 मीटर के अंदर, ठीक है। और अपने को पता है कि इतनी कम डिस्टेंस, ये कम डिस्टेंस किसके अंदर होता है, मेजर करते हो आप फर्मी के अंदर भी, ठीक है। तो रेडियस जो होती है एटम की वो मेज़र की जाती है किस यूनिट के अंदर, रेडियस ऑफ एटम मेज़र की जाती है फर्मी के अंदर, किसके अंदर, फर्मी के अंदर, फर्मी, ठीक है। और 1 जो फर्मी होता है, 1 फर्मी इज इक्वल होता है 10⁻15 मीटर के। तो देखो ये डिस्टेंस क्या होता है, इसकी रेडियस से क्या है ज़्यादा है, ज़्यादा ना 10⁻14 है, ये 10⁻15 है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, इसकी रेडियस से क्या मिलेगा आपको, हमेशा ज़्यादा मिलेगा। ये शायद 4 पॉइंट समथिंग आता है, वो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, 4.43 में भी, ठीक है, इंटू 10⁻14 मीटर के अप्रोक्स आता है। तो ये था बेटे क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी डेफिनेशन आती है यहाँ पर, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, कर लिया आपने राइट। ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, ठीक है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर, जब ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जैसे ही आपने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, तो न्यूक्लियस के सेंटर ऑफ एक्सिस, जो ये इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है, इससे उस अल्फा पार्टिकल का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
न्यूक्लियस के सेंटर से अल्फा पार्टिकल का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। फिर से मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम एटम। जब वो एटम से क्या होता है, दूर होता है, तो उसके सेंटर से अल्फा पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मान लो ये अल्फा पार्टिकल चल रहा है, इसके सेंटर से अल्फा पार्टिकल का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको बी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, सारा अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आएगा तो बाय एंगल थीटा वो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज इसके अंदर ये देखनी है, आपने समझनी है कि जो स्कैटरिंग होती है अल्फा पार्टिकल की, स्कैटरिंग जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा इम्पैक्ट पैरामीटर बी के। क्लियर है, अगर ये बी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। बी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इससे दूर जाते जाएंगे। जो बी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती जाएगी तो अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो उनका क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ गए, उनकी स्कैटरिंग क्या होती जाएगी, कम होगी। और अगर बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होंगे, अनडिफ्लेक्ट हुए सीधे ही निकल जाएंगे। क्लियर है, और अगर देखो बी की वैल्यू कम होती गई तो इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के क्लोज आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है, अगर ये वैल्यू बी की कम होगी, मान लो यहाँ पे हो जाती बी की वैल्यू ये होगी, तो अब इस केस में क्या होगा, न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो रिपल्शन होगी, तो उसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो अगर बी की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो स्कैटरिंग डिक्रीज हो जाएगी। बी की वैल्यू अगर आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, सॉरी डिक्रीज करोगे तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और लास्ट केस, जब आप बी की वैल्यू को क्या कर देते हो, जीरो कर देते हो, मतलब इसको कम करते 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 अब अल्फा पार्टिकल इसी एक्सिस के लॉन्ग ही आ रहे हैं, मतलब बी की वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो होगी। मतलब ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ नीचे नीचे आता हुआ यहाँ पर आ गया। जब बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, गया पार्टिकल न्यूक्लियस के पास तो पहुँचेगा ही नहीं वो। ठीक है, अभी आप क्लोजेस्ट अप्रोच करके आए हैं कि उसकी जब वो बिल्कुल सेंटर की तरफ जा रहा है, न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे। यहाँ जाएगा विद वेलोसिटी v जा रहा था और आगे से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज था, रिपल्शन हुई, कोलंबियन फोर्स लगी उसके ऊपर, तो यहाँ जाके थोड़ी देर के लिए रुका। ठीक है, और यहीं से फिर वो वापिस हो लिया। क्लियर है, तो इसका मतलब यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और जब b की वैल्यू जीरो तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और थीटा 180 होने का मतलब जिस वेलोसिटी से गया था वो उसी वेलोसिटी के साथ वो वापिस आ रहा है। क्लियर है, कंप्लीट डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो इन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होगी तो रिपल्सिव फोर्स ऑब्वियसली है कि क्या हो जाएगी, कम होगी, है ना। तो स्कैटरिंग भी क्या होगा, कम होगा, तो पार्टिकल कैसे जाएंगे, ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड चले जाएंगे। और अगर बी की वैल्यू को आपने क्या किया, स्मॉल किया है, ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ बी रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, जैसे जैसे ये बी की वैल्यू क्या हो रही है, कम करते जाओगे आप, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होती आएगी, ज़्यादा होती आएगी, और स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, लार्ज। रिपल्सिव फोर्स कौन सी, कोलंबियन फोर्स, जो दो चार्जेस के बीच में लगती है। ठीक है, और उसकी वजह से स्कैटरिंग जो होगी वो भी क्या होगी, विद लार्ज एंगल से होगी। और थर्ड केस में जब वो बिल्कुल आप सेंटर की तरफ लेके आ रहे हो अल्फा पार्टिकल को, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन है विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, अल्फा पार्टिकल वापस आएंगे। ठीक है, और रिवर्स उसी पाथ पे वो वापस चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट्स बने हुए हैं बेटे, आप बना सकते हो साथ साथ नोट्स अपने। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद रदरफोर्ड ने एक रिलेशन दिया था, किसके बीच में, इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच में, बी के बीच में, और स्कैटरिंग एंगल के बीच में। ठीक है, तो राइट कर लीजिए। तो एक रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर बी एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा। ठीक है, ये रिलेशन क्या था, b इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर कॉट थीटा बाय 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये रदरफोर्ड ने एक रिलेशन दिया था, आपको रिजल्ट याद रखना है।
ठीक है, आगे डिटेल के अंदर नहीं याद करना है कि ये रिलेशन कहाँ से आया, ओनली रिजल्ट याद रखो। वेयर बी क्या चीज़ होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, के 1/4πε0, ठीक है। जेड हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। ई इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। थीटा क्या हो गया यहाँ पर, स्कैटरिंग एंगल हो गया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल चल रहा है, दैट इज कितनी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का भी अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दूँ तो के जेड ई स्क्वेयर कॉट θ/2 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो आप इस वे के अंदर भी इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू याद रख सकते हो आप, ठीक है। अब फाइनली कंक्लूजन के ऊपर अब बात करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल जो ये सारा उसने बताया, ये अगर मास्टर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो रदरफोर्ड ने बताया कि ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस उसके अंदर एटम के अंदर क्या एम्प्टी है। कुछ अगर अल्फा पार्टिकल के और स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो मतलब सेंटर के अंदर एक मैसिव पार्टिकल है जिसका नाम उसने न्यूक्लियस बोला, और कुछ जो वापस जा रहे हैं दैट इज कि वो जो सेंटर के ऊपर जो पॉइंट है जिसको नाम न्यूक्लियस दिया गया कि वो बहुत ज़्यादा क्या मैसिव है, डेंसर है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है कि वो जैसे अल्फा पार्टिकल उसके पास जाते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरा एटम का वहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो रिपल्शन होती है, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो 180 के एंगल से क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वहाँ पे कोलम्बियन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपने यहाँ तक की, और फाइनली उसने क्या कंक्लूजन बताया रदरफोर्ड ने, उन्होंने क्या सबसे पहली बात की कि द एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर, कि एटम के बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या होता है, एक मैसिव कोर है जिसको नाम दिया गया उसने न्यूक्लियस का, जिसके ऊपर पूरा का पूरा एटम का चार्ज और एटम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड हुआ है, ठीक है। सेकंड उन्होंने पॉइंट क्या बोला कि जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज से क्या होता है, बहुत छोटा होता है। मान लो जैसे एक रूम के अंदर आपके पास एक ये पेन है, पेन के जो पॉइंट है ऊपर वाला, ठीक है, उस पॉइंट के बराबर इतना कम मास होता है, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं, द नेगेटिव एटम का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है उनका पॉजिटिव का और नेगेटिव का तो एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर है ये बात। और फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर कर रहे हैं, और जब वो रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, तो वो किसकी वजह से रिवॉल्व करेंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रिवॉल्व करेंगे। जैसे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, तो सन ने क्या किया हुआ है, सभी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाई हुई है, तो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे कहता है कि न्यूक्लियस जो है एटम का, उसने क्या किया हुआ है, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनके सभी के ऊपर क्या किया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया हुआ है, जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब फाइनली हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, कि रदरफोर्ड मॉडल ने जो ये सारा कुछ दिया, अपना मॉडल बताया और बहुत सही भी बताया था, लेकिन उसकी भी कुछ कमियां थी, ठीक है। तो ये राइट कर लीजिए, फिर आप बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। जब रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद बोहर ने जब इसके ऊपर अपनी रिसर्च शुरू करी तो उसने कई बातें ऐसे सामने आई जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, तो वो उसके रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की लिमिटेशन बन जाती हैं, ठीक है। उसकी लिमिटेशन फर्स्ट जो सबसे फेमस लिमिटेशन है उसकी रदरफोर्ड की, जो भी मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बताया कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर, वेरियस ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो उनसे पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो हमेशा अपने में से क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। और जब एनर्जी रेडिएट करेगा, मान लो ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था, उसका जो एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा बनता जाएगा, एक स्पाइरल पाथ बनता जाएगा, और फाइनली वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। और न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगा तो इसका मतलब क्या कि एटम स्टेबल तो रह नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, वो नहीं बता पाए थे कि ये ऐसा क्यों होगा, ठीक है। एक तो लिमिटेशन ये बन जाती है उसकी। और फाइनली सेकंड लिमिटेशन क्या बन जाती है, जो बोहर थॉमसन मॉडल की भी रही है, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बनता है एक
स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है हाइड्रोजन एटम की और वो अदर एटम्स की भी, उन चीज़ों को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करता है विद उसकी वेलोसिटी भी कंटिन्यूसली क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो उस वजह से भी जो चीज़ें सामने आई निकल के, ठीक है, एक हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज सामने आई, उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये बन जाती हैं रदरफोर्ड की लिमिटेशन। और आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के फिर से एक बार मैं क्विक रीज़न ले लूँ कि स्टार्टिंग से अंदर आपने रदरफोर्ड मॉडलों के ऊपर बात करी, गिगर मार्शल एक्सपेरिमेंट क्या था, फिर रदरफोर्ड ने जब उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन करी, क्या फिर सिग्निफिकेंस दिए उन्होंने, फिर बीच में एक डेफिनेशन आई क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, आफ्टर दैट फाइनल कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या था, और लास्ट में उसकी लिमिटेशन क्या थी। तो फाइनली ये लेक्चर ओवर होता है आज का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम के ऊपर आप बात करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आई है समझते टाइम, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।